हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बढ़ालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें एटम की ऑफिशियल डेफिनेशन की, तो देखिए क्या होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब देखिए, अगर हम अपने आसपास देखें तो हर चीज क्या है, मैटर, ठीक है। और मैटर के बिल्कुल आप बेसिक डेफिनेशन पे आ जाओ कि अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, देखो ऑब्वियस सी बात है कि मैटर आपका सब्सटेंस से, कंपाउंड से बनता है, ठीक है। बट वो भी किससे बन रहे हैं, एलिमेंट से। तो हमने कोई पीस ऑफ एलिमेंट ले लिया, जैसे गोल्ड क्या है हमारा एलिमेंट, तो हमने उसका एक टुकड़ा ले लिया और हम उस पीस को छोटा छोटा कट करते जा रहे हैं और भी उसको स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली एक स्टेज आएगी जब हम उस एलिमेंट को और भी स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक नहीं कर सकते। तो वही स्टेज हमारी क्या होती है, एटम। अब एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ये किस पे डिपेंड करता है, देखो जैसे कि अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, नोबल गैसेस हमारी क्या होती हैं, स्टेबल, है ना। हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, जिनॉन। देखो अब जब आप 12th में जाओगे तो वहां पे आप पढ़ोगे कि जिनॉन जो है हाइयर टेम्परेचर प्रेशर वाली कंडीशंस पे प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, हेलोजेंस के साथ। बट अभी फिलहाल हम 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। तो जितनी भी हमारी नोबल गैसेस हैं ये क्या होती हैं, स्टेबल, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो यहां पर इनके एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। जब वो स्टेबल है तो वो किसी और के साथ क्यों रिएक्ट करेंगे, ठीक है। बट अगर हम अदर एटम्स की बात करें या अदर एलिमेंट्स की बात करें, अदर एलिमेंट्स में किस किस के एटम्स, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, फ्लोरीन है, तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते। तो ये एक एटम क्या करेगा, या तो खुद अपने जैसे एटम के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, या फिर अगर इसको अपने जैसा नहीं मिलता है तो ये दूसरे एटम के साथ भी जुड़ सकता है, अदर एलिमेंट्स के, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के क्या बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो एटम के पास ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि वो अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है और किसी के साथ जुड़ के भी एग्जिस्ट कर सकता है। अपने जैसे के साथ भी जुड़ सकता है और अपने से डिफरेंट वाले एटम के साथ भी जुड़ सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल क्या है, किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के। ऑब्वियस सी बात है, देखो H2 एग्जिस्ट करता है, O2 इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, CO इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। आप CO की रिएक्शन करा दो O2 के साथ, ठीक है, बैलेंस कर लेना, तो ये क्या बनाता है, CO2। तो ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। मिलते हैं ना एयर में, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी भर भर के मिलेगी और CO2 भी आपको भर भर के मिलेगी। तो ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब ऐसा तो है नहीं, जैसे यहाँ पे हम एटम की बात कर रहे थे, तो एटम में क्या था कि मे और मे नॉट, हो भी सकते हैं और नहीं भी। बट अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की क्षमता रखता है। अच्छा, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल एलिमेंट्स हैं 118। ये आपको पता भी है, ठीक है, बट फिर भी मैं बता रही हूं अगर किसी को नहीं पता है। अगर हम बात करें इस यूनिवर्स की तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 118, जिसमें से हमारे कुछ नेचुरल एलिमेंट्स भी हैं और कुछ सिंथेटिकली मेड एलिमेंट्स भी हैं। अगर हम बात करें मॉलिक्यूल्स के टाइप की, तो मॉलिक्यूल्स के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, होमो एंड हेट्रो। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, एटॉमिक यानी कि एटम। तो होमो एटॉमिक मीन्स कि ऐसे मॉलिक्यूल जो किससे बने हैं, सेम टाइप के एटम से, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट के एटम से बना होना चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ गए, क्या बना रहे हैं, H2, ठीक है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में ऐड हो गए, क्या बना रहे हैं, O2। क्लोरीन एटम और क्लोरीन एटम आपस में जुड़ गए और क्या बना रहे हैं, क्लोरीन का मॉलिक्यूल। तो होमो एटॉमिक का मतलब क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो क्या बने हुए हैं, सेम एलिमेंट के एटम से बने हुए, ठीक है। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो ये हमारे वो मॉलिक्यूल होते हैं जो
ऐसे एटम से बनते हैं जो अलग अलग एलिमेंट्स के हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के। जैसे कि हाइड्रोजन एलिमेंट का एक हमने एटम ले लिया और दूसरा हमने क्या किया, क्लोरीन एलिमेंट का एटम ले लिया। ठीक है, तो हमने एटम ले लिए अलग अलग एलिमेंट्स के और ये आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, HCl, है ना। सिमिलरली कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन और अगर हम उसकी बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, तो वो आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, अमोनिया। ठीक है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। सिमिलरली आप इसको भी बैलेंस कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चीज देख रहे हैं कि जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उन मॉलिक्यूल को हम कहते हैं हेट्रोएटॉमिक। और जब हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल बन रहे हैं जिसमें एटम्स सेम एलिमेंट के जुड़ रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। ठीक है, तो देखिए जब भी हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है एटॉमिक मास का मतलब क्या है कि किसी एटम का मास। ठीक है, अब कोई भी एलिमेंट अगर हम ले लें, उसका एटम इतना ज्यादा एक्सट्रीमली 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 स्मॉल होता है कि हम उसके मास को किसी भी एनालिटिकल बैलेंस से विद एक्यूरेसी मेजरमेंट उसका कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम बात करें, एक जनरल मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ एटॉमिक मासेस का। इसको आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बट ये वैसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे एटॉमिक मास की जो यूनिट है जिसमें हम कार्बन 12 लेते हैं वो कैसे आया। ठीक है, तो देखिए जब हमने स्टार्टिंग में इनडायरेक्ट मेथड से हाइड्रोजन का मास निकालने की कोशिश की तो वो ये आया, बट यहां से कोई भी गारंटी इस चीज की नहीं थी कि ये सही ही आएगा, या हर बार जब हम हाइड्रोजन का मास निकालेंगे तो वो यही आएगा, या हम किसी और एलिमेंट के एटम का मास निकालेंगे तो वो एक्यूरेट आएगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि हम बजाय इनडायरेक्ट मेथड को यूज करें और गलत सलत मास हम लोग रिपोर्ट करें, हम लोग मदद लेंगे किसकी, रिलेटिव मासेस की। तो रिलेटिव मासेस हम किसको कहते हैं कि हमने किसी एक एलिमेंट के एटम का जो मास है वो स्टैंडर्ड मान लिया और उसके मास से हम बाकी के एटम्स के मास को कंपेयर करते हैं कि वो इसके मास के कंपैरेटिवली कितने हैवी हैं। ठीक है, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव मासेस। तो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ अ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। अब अर्लियर जो केमिस्ट थे उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन एटम को सेलेक्ट किया कि एज अ स्टैंडर्ड हम हाइड्रोजन एटम के मास को मानेंगे, क्योंकि वो क्या था, जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे क्या था, लाइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का जो मास है वो फिक्स कर दिया कि 1 है। ठीक है, और इसके मास को कंपेयर किया सपोज अगर ऑक्सीजन के मास से, तो ऑक्सीजन जो था इससे 16 गुना ज्यादा 16 टाइम्स हैवी निकला। तो हमने बोला कि ऑक्सीजन का जो मास होगा वो कितना होगा, 60। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन वाली जो चीज थी काफी टाइम तक चली, फिर इसके बाद इसको किसने ओवरटेक कर लिया, ऑक्सीजन ने। पहले हाइड्रोजन जैसे एज अ स्टैंडर्ड फिक्स था, फिर साइंटिस्ट ने किसको फिक्स कर दिया, ऑक्सीजन को। उन्होंने कहा कि अब हम ऑक्सीजन को जो है एज अ स्टैंडर्ड मानेंगे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो था वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव था और बहुत सारे कंपाउंड बनाता था। तो उन्होंने कहा कि अब हम ऑक्सीजन को एज अ स्टैंडर्ड मानेंगे। फिर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसने, ऑक्सीजन ने। उसके बाद 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट ने क्या कहा कि भाई हम कार्बन के C12 आइसोटोप को फिक्स कर देंगे। आपको पता है कि कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13, C14। तो उन्होंने क्या कहा कि हम कार्बन के C12 को फिक्स कर देंगे। ये क्यों फिक्स किया गया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अब से हम किसको स्टैंडर्ड मानेंगे, कार्बन को, और कार्बन का भी कौन सा आइसोटोप, C12 आइसोटोप। तो उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी एलिमेंट का मास निकालेंगे तो हम किससे कंपेयर करेंगे, हम C12 के मास से कंपेयर करेंगे। तो इन्होंने कहा कि एटॉमिक मास की अगर हम बात करें तो उसकी डेफिनेशन क्या है, द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर्ड टू द mass of an atom of carbon 12 taken as 12। उन्होंने क्या कहा कि जब भी हम किसी एलिमेंट के एटम का मास निकालेंगे, ठीक है,
एवरेज रिलेटिव मास पे मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी, तो इसको अभी आप होल्ड पे रखिए थोड़ी देर के लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि किसी भी एटम का जब हम मास निकालेंगे तो हम किससे कंपेयर करेंगे, कार्बन 12 के मास से, और उसका भी किसका मास, एक एटम के मास से। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट लोगों ने ये चीज फिक्स कर दी कि भाई जब अब हम आगे से किसी भी एटम का मास निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कार्बन 12 के मास से कंपेयर करेंगे। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, और वो फॉर्मूला क्या था कि जब भी आपको किसी का एटॉमिक मास निकालना है एलिमेंट का, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ एन एटम अपॉन में 1/12 मास ऑफ अ कार्बन एटम, और वो कार्बन एटम भी कौन सा होना चाहिए, C12 आइसोटोप। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा ये स्केल होता है जिसमें हम रिलेटिव मासेस ऑफ एटम निकालते हैं, मतलब कंपैरिजन करके हम लोग जो मास निकाल रहे हैं, इस स्केल को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट स्केल, जिसका एब्रीवेशन क्या होता है, AMU। और आजकल हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपली यू, जिसका मतलब क्या होता है, यूनिफाइड। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर हम AMU की बात करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब कि आप लोग क्या करो कि एक कार्बन 12 का एटम ले लो। ठीक है, कार्बन 12 क्या है, आपका आइसोटोप है, मतलब कार्बन एलिमेंट ही है। तो आपने क्या किया, उस एलिमेंट में से, कार्बन 12 वाले एलिमेंट में से उसका एक एटम ले लिया, और आपने क्या किया, उसको 12 से डिवाइड कर दिया, मतलब कि 12 इक्वल पोर्शन में आपने उसको डिवाइड कर दिया। तो आप क्या करो, इसके 12 पोर्शन बना लो, इक्वल। ठीक है, कितने बन गए, 1 2 3 4, और बना लो। मेरे थोड़े से इक्वल नहीं बनेंगे, सॉरी फॉर दैट, बट अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अज्यूम कर लेना कि ये इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम इसका एक पोर्शन निकाल लें तो ये हमारा क्या है, 1/12। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा किसके बराबर है, 1 AMU के। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका क्या होना चाहिए, कार्बन 12 का एटम। तो कोई भी हम C12 एटम ले और उसको हम 12 इक्वल पार्ट्स में अगर बांट दें, तो उसका जो एक पार्ट है वो किसके बराबर होता है, 1 AMU के। ठीक है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट का, कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12। अगर हम इस AMU को ग्राम में निकालें तो ग्राम में वो किसके बराबर आता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आप इसको kg में निकालना चाहते हैं तो ये आपका किसके बराबर आता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻27 kg, जो कि आप देख भी सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा क्या है, छोटी यूनिट है। ठीक है, तो अगर हम AMU की बात करें तो AMU हमारा क्या है, द क्वांटिटी ऑफ मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ C12। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ये सब क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप आसान शब्दों में बस इसको ये याद रख सकते हैं कि क्योंकि हमारे पास हर तरीके की यूनिट होती है। जैसे कि सपोज देखो, मुझे मास, किसी चीज का मास मेजर करना है, तो नॉर्मल एवरीडे लाइफ में हम लोग क्या यूज करते हैं, किलोग्राम। मैंने आपको पढ़ाया भी था 7 बेसिक SI यूनिट्स। तो हमारे पास हर मास की अगर हम बात करें तो ऐसा यूनिट है किलोग्राम। ठीक है, बट एटम्स की बात करें अगर, तो एटम्स एक्सट्रीमली क्या होते हैं, छोटे। हम उसको kg में तो मेजर कर नहीं सकते, तो अब उनको कैसे मेजर किया जाए। अब वो इतने छोटे हैं कि हम उसको सेंसिटिव बैलेंस से भी मेजर नहीं कर सकते, तो हम लोग उसको कंपेयर करने लगे कि हम किसी एक को स्टैंडर्ड मानेंगे और उसके मास से कंपेयर करेंगे कि दूसरे का मास क्या है। सबसे स्टार्टिंग में हमने हाइड्रोजन रखा क्योंकि वो लाइटेस्ट था। फिर बाद में पता चला कि भाई हाइड्रोजन जो है काफी ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है और उसके और भी ड्रॉबैक्स थे, तो उसको हटा दिया। फिर ऑक्सीजन को रखा कि ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीजन को रख लेते हैं, फिर उसको भी हटा दिया। फिर हमने किसको रख दिया, कार्बन में भी C12 के आइसोटोप को, कि भाई हम इसको रेफरेंस मानेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है। उसमें भी हमने क्या कहा कि अगर हम C12 के एक एटम को लेते हैं और उसको अगर हम 12 भागों में डिवाइड कर देते हैं, 12 भागों में क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसका मास है 12। ठीक है, तो जब हम उसके एक पोर्शन को लेते हैं तो वो हमारा 1 AMU है। मतलब 1 AMU हमारा क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट।
ठीक है। तो इस स्केल से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और C12 कार्बन 12 जो है हमारा, उसको रेफरेंस मान के हम अदर एटम्स को देखते हैं कि वो उसके कंपैरेटिवली कितने टाइम्स हैवी है। तो अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया, ये वो डिस्कशन था जो पहले के टाइम का होता था, ठीक है। अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो आज के टाइम पे हम लोगों ने इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली है टेक्नोलॉजी में कि हमारे पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हम एक्यूरेटली अब मास निकाल सकते हैं, और उन्हीं में से एक हमारा क्या है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो हमारा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी एटम का मास विद एक्यूरेटली निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस, जो डेफिनेशन में भी एवरेज आया था और मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो देखिए, अब आपको ये चीज़ पता होगी कि जैसे आप 9th और 10th में केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो, तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि हमें रटवा दिया जाता है कि कार्बन का मास 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है, सल्फर का 32 है। ये हमें मासेस ऑलरेडी रट गए हैं। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि अगर हम किसी एलिमेंट की बात करें तो उसके आइसोटोप्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप है। आइसोटोप्स हम किसको कहते हैं, डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस। आप ये आइसोटोप, आइसोबार्स पढ़ते रहते हो 9th 10th में। तो देखो, जैसे कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन के कितने आइसोटोप्स नेचर में अवेलेबल है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। बट ऐसा क्यों है कि हमें छोटी क्लासेस में ये चीज बोल दिया जाता है कि कार्बन का मास 12 है, जबकि हमारे पास कार्बन 13 और कार्बन 14 ऑलरेडी है नेचर में, तो हम क्यों 12 ही पढ़ रहे हैं। तो वहां पे हमारा कॉन्सेप्ट लगता है किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मासेस, ठीक है। हम ये चीज देखते हैं कि भाई कौन सा आइसोटोप, उसकी अबंडेंस क्या है नेचर में, कितने परसेंटेज वो नेचर में पाया जाता है। तो देखिए, अगर हम C12 की बात करें तो ये नेचर में कितना मिलता है, 98.892%। कार्बन 13 की बात करें तो ये नेचर में इतना परसेंट मिलता है, 1.108%। और कार्बन 14 की अगर बात करें तो ये कितना मिलता है, 2 × 10⁻⁻10। आप देख सकते हैं कि कितना कम मिलता है। तो जब हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास में हमने क्या किया है कि इनके मासेस को मल्टीप्लाई किया है इनके अबंडेंस से, कि कितना अबंडेंस ये मिलता है। और आपको पता है कि टोटल हमारे पास कितना होता है, 100%, तो हमने इसको 100 से डिवाइड किया है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कितना आता है, 12। इसीलिए हम हमेशा कार्बन का जो मास है वो क्या याद करते हैं, 12। सिमिलरली अगर आप बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन के जैसे आइसोटोप है 35 और 37, बट अगर हम उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो वो कितना आता है, 35.5। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ना 35 पढ़ते हैं ना 37 पढ़ते हैं, हम लोग क्या याद कर लेते हैं कि भाई क्लोरीन का मास कितना है, 35.5। अब देखिए, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इन्होंने बोला है कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ नेचुरली अकरिंग आर्गन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मतलब हमें एक डाटा दे दिया और उसमें उन्होंने बता दिया कि आर्गन के हमारे पास 3 आइसोटोप होते हैं, 36, 38 एंड 40, जिनका ये मास होता है और ये हमारा परसेंटेज है, मतलब अबंडेंस का, कि वो नेचर में इतने परसेंट पाए जाते हैं। तो अगर आपके पास आइसोटोपिक मास नहीं दे रखा होता है तब तो आप इसी मास को यूज कर सकते हैं, बट इन्होंने क्या किया, बिल्कुल एक्यूरेट आपको जो है आइसोटोप के मास दे दिए हैं, तो अब हम इन्हीं मासेस को यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब हमें जब मास निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके अबंडेंस से। तो देखिए, मास कितना है, 35.96755 इंटू 0.337 प्लस 37.96272 इंटू 0.063 प्लस फिर कितना है 39.9624 इंटू 99.600 डिवाइडेड बाय क्या है हमारा 100%। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आता है 39.9 अप्रोक्सीमेटली कुछ आता है, और यहाँ पे यूनिट क्या दे रखी है, ग्राम पर मोल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। बहुत आसान है।
जो भी आपके एटम का मास है, जो आप AMU में मेजर कर रहे हैं या U में मेजर कर रहे हैं, अगर आप उसको ग्राम्स में मेजर करते हैं तो वही आपका ग्राम एटॉमिक मास बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्राम एटम भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना होता है, 1 AMU, है ना। तो जब हम इसके ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, 1 ग्राम। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 AMU, ठीक है। तो अगर हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो वही क्या हो जाएगा, 16 ग्राम। तो जब हम एटॉमिक मास को ग्राम्स में रिपोर्ट करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, ग्राम एटॉमिक मास।